नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और मैं आपके लिए लेकर आई हूं साहस सवाल पूछने का, साहस जवाब ढूंढने का। क्योंकि सिस्टम से अब कोई तीखे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ताकतवरों को तर्कों से कोई चुनौती भी नहीं देता, क्योंकि लोग भीड़ में चलने के आदी हो चुके हैं। कुछ की आंखों पर पट्टी बंधी है तो कुछ ना बोल पाने और बीच का रास्ता खोजने की आदत बना चुके हैं। सवाल यह है कि जो मिलता है उसे ही स्वीकार लिया जाए या फिर बदलाव की आवाज बनने का साहस दिखाया जाए। यही साहस है जिसमें हम किसी खबर से जुड़े सुलगते हुए पहलू दिखाएंगे और सीधे सवाल पूछेंगे। ये सवाल संविधान की रक्षा के लिए जरूरी हैं। ये सवाल एक बेहतर देश बनाने के लिए भी जरूरी है। साहस में आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उसका आप सबसे वास्ता है। किस लिए वास्ता है? क्योंकि ये खबर पुलिस पर है। अब तक आपने पुलिस वालों के बीच तेरा इलाका वर्सेस मेरा इलाका वाले झगड़े देखे होंगे। एक इलाके की पुलिस को दूसरे पुलिस के इलाके में दखल देते हुए देखा होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि अगर वहां की पुलिस यहां आई तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाएगी। फिल्मी डायलॉग सा लगता है, लेकिन हकीकत है। हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के दो लोगों को जिंदा जलाने के विवाद में अब इन दोनों राज्यों की पुलिस के बीच ठन गई है। जीप में जलकर मरने वालों को गो तस्कर बताया जा रहा है और आरोप जिन पर है वो खुद को गोरक्षक बता रहे हैं। हरियाणा की घटना पर राजस्थान पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और हरियाणा ने नहीं किया। वहीं राजस्थान पुलिस एक आरोपी को पकड़ने हरियाणा में घुसी। आरोपी तो नहीं मिला। आरोप यह लगा कि पुलिस वालों की मारपीट करने से आरोपी की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस मामले पर हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर केस जरूर दर्ज कर लिया। गौरक्षक बनाम गौ तस्कर की लड़ाई दो राज्यों की पुलिस की लड़ाई बन चुकी है। हरियाणा में कल से आज तक दो महापंचायतें हुई। पहले मानेसर में हुई, फिर आज पलवल में हुई। इन्हीं में यह ऐलान किया गया कि अगर राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में आकर कोई हरकत की तो अपने पैरों पर सलामत नहीं जा पाएगी। जरा इस ऐलान को आप सुने। आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। हमारे गो भक्तों के ऊपर जब भी लाठी गोली से हमला होता है, मोनू भाई की 8 गोलियां लगी थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे गो भक्तों के ऊपर जब भी लाठी गोली से हमला होता है, मोनू भाई की 8 गोलियां लगी थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये आपने पूरी रिपोर्ट, मैंने पूरा जो ब्यौरा है इस मामले से जो जुड़ी हुई रिपोर्ट है वो आपके सामने रखी है। आपका इनिशियल रिएक्शन मैं लेना चाहती हूँ। सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? अदिति जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बड़ी कृपा की कि मुझे अवसर दिया आपके नए चैनल पे आने का। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है जो मोनू भाई के बचाव में किए जा रहे हैं। मोनू के ऊपर गंभीर आरोप मोहित यादव उर्फ मोनू मनेसर के ऊपर हत्या और 2 लोगों को जलाने का आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या सही कि क्या गलत है, लेकिन मोनू को चाहिए कि वो पुलिस के साथ समन्वय करे और इस तरीके की पंचायत करके पुलिस को चुनौती देना निहायत बचकाना, बेबुनियाद और गैर मुनासिब और इल्लीगल एक कार्रवाई है। मेरा परामर्श होगा पंचायत के सम्मानित पंचों से कि इस तरीके की हरकतों से बाज आएं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने कानून को जब पालन करने सुनिश्चित किया है, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो उनको पीछे हटना पड़ा। तो ये बड़बोलापन आपको शोभा नहीं देता है। आप जिम्मेदार लोग हैं और पुलिस को चाहिए कानून के मुताबिक सबूत साक्ष्य के ऊपर पहले नोटिस दे और नोटिस देने के उपरांत कार्रवाई अपनी शुरू करे।
आपने एक बड़बोलापन शब्द का इस्तेमाल किया और हमने जो रिएक्शन है वो भी अपने दर्शकों को सुनवाया। वक्त साहस के सवालों का है और मैं चाहूंगी विक्रम सिंह जी आप उन सवालों के जवाब भी दें, क्योंकि जो साहस में सबसे बड़ा सवाल है, आपने मोनू का जिक्र किया लेकिन यहां पर कटघरे में पुलिस है और पुलिस पर साहस में आज सवाल यह है कि आप पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा हावी रहता है। साहस का पहला सवाल, क्योंकि लगातार आपको याद होगा जो इस पर सियासत हुई है, असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा की जो सरकार है वो मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने हिंदुत्व के एजेंडे की हिफाजत करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी का है। लेकिन साहस में सवाल यह है कि आप पुलिस पर, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, क्या उस पर पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा हावी रहता है? विक्रम सिंह जी। मैं नहीं चाहूंगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हो, लेकिन दुर्भाग्य से जो प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा है आरोप सही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की पुलिस हो चाहे राजस्थान की पुलिस, उनकी जो भी गतिविधियां और कार्रवाइयां हुई हैं वो राजनीति से और पुलिस की उप संस्कृति दोनों से आच्छादित हैं और ओतप्रोत हैं। पुलिस उप संस्कृति से भी एफआईआर मत करो, इसमें राजस्थान पुलिस दोषी है। और जहां तक राजनीतिक एजेंडा की बात है उसमें दोनों ही पुलिस संलिप्त हैं, और जिस तरीके से दोनों ने कार्रवाई की है और जिस तरीके से उन्होंने एक प्रदर्शन किया है कि किस तरीके से चीजों को एकदम से उग्र और आक्रामक होकर के कार्रवाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, आपने कहा कि आक्रामक और उग्र होकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। साहस में आपने ये भी कहा कि कैसे पुलिस जो है वो राजनीतिक बंदिशों में नहीं हो सकती, लेकिन साहस में दूसरा सवाल यही है, पुलिस कानून की बजाय क्या राजनीति की चाकरी कर रही है? पुलिस जिसके लिए रूल बुक एकदम साफ है, क्या उस पर पॉलिटिक्स हावी हो रही है? और ये आरोप नया नहीं है विक्रम सिंह जी, ये आरोप लगते रहे हैं। सिर्फ हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस की बात नहीं, हालांकि आज की खबर का एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन क्या पुलिस कानून की बजाय राजनीति को ज्यादा तरजीह देती है? निसंदेह, और इसीलिए आपने देखा होगा प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश जिसका कि अनुपालन होना चाहिए था, पुलिस रिफॉर्म्स पे आज तक ठंडे बस्ते में है। कोई भी राजनीतिक दल कहीं का भी पूरे भारत का गंभीर नहीं है पुलिस सुधार लागू करने पे, क्योंकि उनका कहना है हमारी राजनीति चलती ही है इस सड़ी गली पुलिस व्यवस्था के ऊपर, लचर अपंग और अपाहिज पुलिस व्यवस्था पे। अगर पुलिस सुधर गई तो हम राजनीति कैसे करेंगे? राजनीति का ताना बाना थाने और चौकी से चलता है, जो कि भ्रष्ट आचरण में और राजनीतिक आकाओं की फर्माबरदारी के आधार पर इसके दो पैर है जिसके आधार पर चलती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है, जिस तरह से हम ये पूरी खबर दिखा रहे हैं कि कैसे आरोपी तो नहीं मिला लेकिन उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था उसकी मौत हो जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन का ये कौन सा तरीका है? ये पूछताछ का कौन सा तरीका है? और क्या रूल बुक इस तरह के तरीके की इजाजत देती है? निकृष्ट, हरगिज नहीं। तलाशी और उसके बारे में जो कार्रवाई है सीआरपीसी में बिल्कुल स्पष्ट प्राविधान है। कहीं जाने से पहले वहां के जो मुअज्जिज लोग होते हैं या तो वारंट लीजिए कोर्ट में, मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने कोर्ट से वारंट नहीं लिया होगा। अगर लिया भी था तो जो उसकी सामान्य प्रक्रिया होती है कि आसपास के मुअज्जिज लोगों को अगर गांव में गए थे, गांव के सरपंच या प्रधान को लेकर के जाना चाहिए था, और उनके बाद जो वांछित एक होता है कि जहां पर औरतें विशेषकर गांव की और पर्दा नशीन होती है उनको आगाह किया जाता है कि औरतें पर्दा कर लें, और तब पुलिस कर्मी उनसे बात करते हैं पुरुषों से। इस तरीके के आक्रामक होकर के विवेचना का कोई प्राविधान नहीं है, क्योंकि पुलिस पार्टी के ऊपर कोई खतरा नहीं था। पुलिस पार्टी पे अगर कोई खतरा होता तो पुलिस के ऊपर आत्मरक्षा की एक अधिकार होता है जो आईपीसी की धारा 96 से धारा 104 तक उसमें निहित है कि अगर आपके ऊपर या किसी और के ऊपर जान माल का खतरा है तो न्यूनतम बल प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति वहां पर नहीं थी, और उस परिस्थिति में किसी का, एक महिला का दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में गर्भपात हो जाता है, यह शर्मनाक है। और इस आरोप से पुलिस अपना दामन साफ नहीं कर सकती है, इसकी जवाबदेही होगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस संबंध में एक अपराध भी पंजीकृत होना चाहिए कि उन्होंने जो लापरवाही बरती है और जो नियमावली है सर्च और सीजर्स के, उसके जो तार किया है उसके बारे में प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। हमारा साहस में जो अगला सवाल है विक्रम सिंह जी, वो सीधा है ये कि क्या कानून का पालन कराने के लिए पुलिस स्वतंत्र है? क्या पुलिस जो है उसे राजनीतिक बंदिशें जो हैं उसे तोड़ नहीं देना चाहिए और सीधे तौर पर और सिर्फ कानून यानी रूल बुक के मुताबिक नहीं चलना चाहिए? मैनुअल क्या कहता है विक्रम सिंह जी? स्पष्ट सवाल अदिति जी, इसका स्पष्ट उत्तर ही देना होगा।
नियम ये कहता है कि कहीं पर भी राजनीतिक अगर अभिमत या परामर्श है जो कि गैर मुनासिब है, नाजायज है, उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये कह देना तो आसान है, करना प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बहुत ही कठिन है, दुष्कर है। मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक और जो एक उप संस्कृति पैदा हो गई है कि राजनीतिक आका मनमाने तरीके से अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, उनसे जायज नाजायज काम कराते हैं, भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, तो एक तरीके से एक सिक्के के दो पहलू हो गए। तो जिसको राजनीतिक दबाव मैं कहता हूं, वो दरअसल एक राजनीतिक सुविधा है जिसके आधार पर भ्रष्ट और अकर्मण पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी पोस्टिंग और नियुक्ति लेते हैं और उसके उपरांत राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं जो कि राजनीतिक व्यक्तियों को और आकाओं को पसंद आए, भले ही वो नाजायज हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप दोनों स्टेट्स में अगर देखें तो वही कार्रवाई हो रही है जो कि लीगल और ग्रे एरिया में लक्ष्मण रेखा को पार करती हुई जा रही है। और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि प्रशासनिक कार्रवाई, दोनों पुलिस फोर्सेस बहुत उत्कृष्ट हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी थी। लेकिन जो भोड़ी घटनाएं हुई हैं, जो आरोप हरियाणा पुलिस पे लगा कि सीआईए की गाड़ी लगा करके उसको रोकने की कोशिश की आगे दोनों मृतकों की, और राजस्थान में जिस तरीके से छापा पड़ा, उसमें बहुत जरूरत है उसमें अमूलचूल परिवर्तन और सुधार की। क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगा या ये कहना क्या फैक्चुअली गलत होगा कि इस समय हम हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस में टकराव नहीं, बल्कि हम इस वक्त दो राज्यों की सरकारों में टकराव देख रहे हैं? और सरकारों का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहती हूं। सरकारों का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो होता है राजधर्म। लेकिन यहां पर क्या दो पार्टियां पुलिस को कंट्रोल कर रही हैं? अदिति जी, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। आपने देखा होगा कि दोनों की पुलिस, हरियाणा पुलिस का रुख और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं, राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं और गंतव्य बिल्कुल अलग है। नियम तो कॉमन, सीआरपीसी आईपीसी के तहत जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करें। अगर सिर्फ उतना होता तो आज दूसरी कहानी होती, ये दोनों की जानें बच सकती थी। मनु मनेसर गिरफ्तार होकर जेल की सलाह के पीछे बहुत पहले चले गए होते, जब सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना हथियार प्रदर्शन किया निर्लज्जता के साथ, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मोनू मनेसर जाकर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। क्या मजबूरी थी हमारे अधिकारियों की या राजनीतिक व्यक्तियों की आपराधिक लोगों के साथ फोटो खिंचवाने की? उनसे वांछित यानी रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखना चाहिए था, नहीं रखा गया। ये एक संदेश चला गया। जब मान लीजिए मेरे साथ किसी व्यक्ति ने फोटो खिंचवाई, मैं पुलिस महानिदेशक हूं, तो संदेश पूरी फूस जा रहा कि ये एक बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय व्यक्ति हैं, इनकी तरफ देखने का कष्ट न करें। और यही संदेश जो गया है, इसीलिए आज मोनू मनेसर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जबकि हकीकत ये कि उसको पहले राजस्थान पुलिस के ऊपर हम आए, आपने एफआईआर पंजीकृत क्यों नहीं की? ये पुलिस की उप संस्कृति की है कि जिससे कि अपराध कम दिखाई पड़े, इसलिए अल्पीकरण कम करके दिखाना या न पंजीकृत करना। उसके बाद जो प्रमाद और उसके बाद बिल्कुल एक आक्रामक दल की तरीके से टूट पड़ना, बिना वांछित फॉर्मेलिटीज को पूरा किए हुए, उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करके जाते, लोगों को विश्वास में लेते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां के लोग कदाचित उनको हैंड ओवर करने में कोई दिक्कत नहीं होती मनेसर वालों को, कि कहां गए थे, कहां पे उनकी पार्टी गई थी, उनको एक्यूज को हैंड ओवर करने में नहीं था। अदालत से आप 82-83 सीआरपीसी के कुर्की का ऑर्डर ले लीजिए, कुर्की करा लीजिए, हरियाणा पुलिस को विश्वास में लीजिए। मुझे भी ये पूरा यकीन है कि हरियाणा पुलिस को राजस्थान पुलिस ने विश्वास में नहीं लिया, और अब हरियाणा पुलिस अपने काउंटर पार्ट्स के ऊपर मुकदमा लिख रही है। मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जा रहा हूं दीदी जी, मेरिट्स में जाने का उचित नहीं, क्योंकि एक महिला का गर्भपात हुआ है और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और गंभीर विषय में अगर ये हुआ है, अपराध पंजीकृत होना ही चाहिए, गुण दोष के आधार पर विवेचना होनी चाहिए। और अगर राजस्थान पुलिस दोषी है तो उसके बारे में उनको फिर जो परिणाम है उसके बारे में भी तैयार होना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने राजनीतिक दखलंदाजी का भी यहाँ पर जिक्र किया, आपने पुलिस फोर्स को भी कटघरे में खड़ा किया, साहस में मेरा अगला सवाल यही है, क्या पुलिस को राजनीतिक दबाव से निकालने का कोई रास्ता नहीं है क्या? ये जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं जिनका जिक्र आपने भी किया, जिनका जिक्र मैं बार बार कर रही हूं, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये दो राज्यों की पुलिस नहीं, दरअसल दो पार्टियां हैं जो आपस में भिड़ी हुई हैं इस पूरी घटना में, और ये इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये पुलिस की लड़ाई या दो पार्टियों की लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है। तो क्या ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है उससे पुलिस फोर्स को निकालने का कोई रास्ता नहीं है? और यहां पे मैं आपसे बहुत ही रियल वर्ल्ड में बहुत ही व्यवहारिक सॉल्यूशन की बात कर रही हूं सर। यहां पर मैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर क्या ये मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है। व्यवहारिक है और ये एक अनिवार्यता है। अब अदिति जी, अब ये विकल्प नहीं है, ये होना ही है। नहीं होगा तो ये एक शिक्षित भारत है, नया भारत है, इसमें इस प्रकार की अमानवीय कृत्य, गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है।
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा आह्वान है, आपका कोई राजनेता कुछ नहीं कर सकता है। आपका एक ही चीज पे एकाधिकार है, जो राष्ट्रपति का पेचेक आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। राजनीतिक आका या मित्र आपके केवल आपका स्थानांतरण करा सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो तथाकथित महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण पद होते हैं वो मायने नहीं रखते हैं। अगर आपकी अंतर आत्मा इस बात की स्वीकारोक्ति करती है कि ये जो तांडव हिंसा का हो रहा है, आप उसके सहभागी बनना चाहते हैं, भीष्म पितामह के तरह आप द्रौपदी के चीरहरण के आप मूक सहमति दे रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन कालांतर में आपको पाप बोध होगा। बेहतर यही होगा वही कीजिए जिस बात की आपने कसम उठाई है वर्दी पहनने के उपरांत। और इसके अलावा प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 में जो निर्णय आया है और जो कि एक कानून होना चाहिए भारत के लिए, मैं ये कहता हूं कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या दल इसको अगर लागू करेगा तो अमर हो जाएगा। कालांतर में 25-30 साल उसको कोई हटाने वाला नहीं होगा। हमारे यहां कई बार इस बात का आह्वान हुआ है डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री का कि स्मार्ट पुलिस बने, रिस्पॉन्सिव हो, स्मार्ट हो और शिष्ट हो, टेक्नो सेवी हो। मैं कहूंगा पुलिस रिफॉर्म पे भी जरा हम लोग विचार कर ले, इसको लागू कर दें, बाकी स्मार्टनेस अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। और यहाँ पर जो आपने खुद जिक्र किया था डॉक्टर विक्रम सिंह की हरियाणा पुलिस, जिस पर की आरोप लग रहा है कि एक तो वो कथित गौ रक्षकों मोनू मानेसर और उसके साथियों को बचा रही है, और इसे इस तरह से भी दम दिया जा रहा है कि मोनू मानेसर तो खुद ही हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम करता है, उन्हें सहयोग करता है, गो तस्करों को पकड़ने की एक बड़ी मुहिम चलाता है। और खुद मोनू मानेसर अपने कई वीडियोस में ये दावा करता है कई पुलिस अधिकारियों के साथ, जैसा कि आपने भी जिक्र किया उसकी तस्वीरों का। और यह भी आरोप लग रहा है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी रुकवाने के लिए हरियाणा पुलिस ने इस गिरफ्तारी को दरअसल अपनी नाक का भी सवाल बना लिया है। अनुचित है पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की यह सोचना है कि उनका सगा भाई, पुत्र या कोई भी जो नजदीकी हो, अगर वो आरोपी है तो जो आरोपी की सजा उसे दूनी सजा उसके नजदीकी को होनी चाहिए। ये कोई तर्क नहीं है कि मोनू मानेसर के कोई खुशरुकाब के पर लगे हैं कि उनको बचाया जाए। वास्तविकता यह है कि जितने जल्दी अपने को मोनू मानेसर से दूरी बना लेंगे और कार्रवाई करेंगे और जितना उसका पाप और अपकृत्य है उसका प्रसाद तत्परता के साथ दे देंगे, उतने जल्दी उनका दामन साफ हो जाएगा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। ऐसे अवांछनीय तत्वों के साथ सामीप्य बनाना अदिति जी ये बहुत ही घातक है और आत्मघाती है। मेरा फिर परामर्श होगा, मोनू मानेसर उन व्यक्तियों में से नहीं है कि जिसका आप आलिंगन करें, बल्कि जल्द से जल्द कानून की परिधि और साक्ष्य का मूल्यांकन करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके अपना दामन साफ कर लें। क्योंकि जो सवालात आपको आज कर रहे हैं उसका जवाब आपको ही देना है। बेहतर होगा कि साफगोई सुनकर जवाब दे दें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं आपको, जिन जिन लोगों ने इसका साथ दिया है और दे रहे हैं। तो आपने अभी हमने बात की हरियाणा पुलिस की, अब जल्दी से हम अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि राजस्थान पुलिस को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आरोप यह लग रहा है कि मोनू मानेसर उसके साथियों की तलाशी में वो चोरी छिपे हरियाणा में घुसी। 17 फरवरी को राजस्थान पुलिस जो है वो मेवात के नूह पहुंची। जब आरोपी श्रीकांत उसे नहीं मिला तो उसने उसकी पत्नी से मारपीट की है। इसी मारपीट में उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसकी मौत हो जाती है। बच्चे को दफना दिया गया, बाद में पोस्टमार्टम के लिए इसे निकाला गया। और इस मामले में हरियाणा पुलिस ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, राजस्थान पुलिस के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला यहां पर दर्ज कर लिया है। मेरे दोनों भाइयों को उठा लिया जाता है, उनके साथ मारकुटाई की जाती है और मेरी पत्नी के साथ घर में आकर जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिससे कि मेरा एक नवजात शिशु जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया दुनिया में, वह स्वर्ग सिधार गया। मेरे साथ बहुत बर्बरता हो रही है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर इस कांड में दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। जब मेरा इस मामले में कोई हाथ ही नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है और क्यों मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा बार बार। मेरा सभी गौ भक्तों और राष्ट्रवादियों से एक अपील है, मेरे ऊपर जो बर्बरता हो रही है वह गलत है। इस कांड में जो जायज है वो जायज किया जाए। जय श्री राम जी सभी।
तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि आरोपी क्या कह रहा है, और इस पर विक्रम सिंह जी, मैं आपका एक कमेंट यहाँ पर चाहती हूँ। हरियाणा पुलिस किस तरह से कटघरे में है, अब बात राजस्थान पुलिस की भी करते हैं, और राजस्थान पुलिस को लेकर सियासी आरोप भी लगे हैं लगातार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, मुझे याद है जब उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने सबसे पहला आरोप तो यही लगाया कि ये बड़ा फेलियर राजस्थान पुलिस का है, जिसने अगर वक्त रहते कार्रवाई कर ली होती तो शायद दोनों लड़कों को बचा लिया जाता। तो तरह तरह के आरोप राजस्थान पुलिस पर भी लग रहे हैं, और साथ ही ये जो आरोपी के परिवार के साथ मारपीट का मामला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरोपी की जो पत्नी थी गर्भवती थी और गर्भ में जो उसका बच्चा था उसकी मौत हो गई। इसे तो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसमें पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ है और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए। अदिति जी, इसको चरणबद्ध तरीके से देखें। आपका कहना सही है कि अगर प्रथम चरण में गंभीरता पूर्वक इस पे कार्रवाई राजस्थान पुलिस ने की होती, जब उनको गुमशुदगी की दोनों व्यक्तियों के मृतकों के बारे में सूचना दी गई थी, तत्काल अपराध पंजीकृत करके जो सर्च ऑपरेशंस होने चाहिए थे, नाके लगने चाहिए थे, और जो अलर्ट नोटिसेस जारी होनी चाहिए थी वायरलेस के ऊपर और अन्य माध्यमों से सूचना और सोशल मीडिया के ऊपर, अगर वो कर दिया गया होता, हो सकता था दोनों की जान बच जाती। नहीं किया गया। तो ये 3 प्रारंभिक चूकें इस बात की हैं। प्रथम, सूचना में विलंब, जो अलर्ट और जो नोटिसेस जारी होते हैं उसमें प्रमाद। नंबर 3, जो पुलिस की हरकत में आने की त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब आते हैं जो तलाशी की बात होती है, तलाशी की तरह होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्राविधान से, न कि आक्रमण और हमलावर की तरीके से कि जाके आतताई की तरह घर में घुस जाएं, टूट पड़े और महिलाओं के ऊपर करें। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे यहाँ प्राविधान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि महिलाओं को पहले आगाह कर दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं और अगर पर्दा करती हैं तो किनारे हो जाएं, और महिला पुलिस साथ जाती है। महिला पुलिस और साथ में गांव के सरपंच और प्रधान जाते हैं। पूरा मौका दिया जाता है और तलाशी की तरह की जाती है। हमले और आक्रमण में और तलाशी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इस प्रकरण में अगर अपराध पंजीकृत हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अगर ऐसा अपकृत्य किया है तो अपराध पंजीकृत हो, तत्परता के साथ उसमें विवेचना हो प्राथमिकता के आधार पर, और साक्ष्य संकलन और ईमानदारी के साथ आपराधिक अनुसंधान पूर्ण किया जाए। ऐसा ना हो कि मनमाने तरीके से कि पूरी पुलिस टीम, चाहे ड्राइवर हो, क्लीनर हो, सबके खिलाफ आप एक मुकदमा बना दें। जिन लोगों ने एडवांस असॉल्ट पार्टी थी, जिसने घर में प्रवेश किया था, पहला रोल उनका आता है, और फिर जो साक्ष्य मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई करें। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूं एक फॉर्मर डीजी के तौर पर, किन किन धाराओं के तहत ये जो राजस्थान पुलिस है इस पर मामला बनता है? इसमें तो पूरा बन जाता है। इसमें तो देखिए 147, 148, 149 आईपीसी की कि एक इलीगल असेंबली बना करके एक आक्रमण करने में 307 धारा लग सकती है। 307 के बाद अगर ये मौत हुई है तो 304A बन सकता है आईपीसी का। तो ये तो धाराएं बनी ही हुई हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें डिपार्टमेंटल एक्शन की बात आती है, फिर वो दूसरा वहां के राजस्थान की पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार उन्होंने अगर पालन नहीं किया तो डिपार्टमेंटल एक्शन की भी संस्तुति इन्हीं के द्वारा की जा सकती है। ये बड़ी संगीन धारा है जो मैंने आपको गिनाई है, 147, 148, 149, 307, 304A आईपीसी। और इसमें न सिर्फ जेल की लंबी अवधि होती है, बल्कि नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल का सेंटेंस भी होगा। तो यहाँ पर जिन पुलिसकर्मियों से चूक हुई है उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और पुलिस को कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये 2 राज्यों की पुलिस की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। जबकि इस केस में अगर इंसाफ की बात होनी चाहिए तो वो पीड़ित की फैमिली के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो इंसाफ की लड़ाई 2 राज्यों के बीच, 2 राज्य सरकारों के बीच, 2 पुलिस के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है यहाँ पर। और साहस में मेरा आखिरी सवाल जो है विक्रम सिंह जी, वो सवाल ये है कि क्या पुलिस को जवाबदेह ठहराने वाले कानून की कमी है? बिल्कुल कमी है। एक कहावत थी पहले जो हम लोग आए थे, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। आप इनाम दे या न दे, लेकिन सजा जब देने की बात आती है तो सजा में प्राथमिक, क्योंकि वो मनोबल के लिए, एफिशिएंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा और मैं समझता हूं कि विश्वसनीयता सबके लिए आवश्यक है। और इसमें कोई प्रभाव नहीं कि हमारे भाई थे या हमारे पुत्र थे तो कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने गलती की है, और पुलिस में ऐसे केसेस के ऊपर पहले निलंबन और बाद में जांच। होता क्या है, हम कर देंगे। आपके कितने शोज में हमारे मित्र कहते हैं हम कर देंगे। अरे भूतकाल में आ जाइए कि हमने कर दिया है, न कि फ्यूचर टेंस में कहते हैं हम कर देंगे। क्योंकि अगर
आज 10 दिन 15 दिन में अगर आपने नहीं किया, अदिति जी मान के चलिए इसमें कुछ होने वाला नहीं है। फिर बिल्कुल चट्टान की तरह ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए बचाव में राजनीतिक मित्र आ जाएंगे और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जबकि होना यह चाहिए था कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सीआईए की टीम हरियाणा की हो या यहाँ की टीम हो या फिरोजपुर जिले की जिन्होंने अपराध पंजीकृत नहीं किया वो, और राजस्थान की जो टीम गई थी जिसमें गर्भपात हो गया, कम से कम उनकी जितनी टीम थी उनका निलंबन अब तक हो जाना चाहिए था, जो कि एक का नहीं हुआ। तो आप यहां पर बता रहे हैं कि कैसे पुलिस की जो जवाबदेही है वो फिक्स करने की जरूरत है, पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर्स जो हैं उनसे मुक्त करें, राजनीतिक दबाव से मुक्त करें। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहस के जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए। और ये सवाल ना सिर्फ पुलिस से हैं, ये सवाल दोनों ही राज्यों की सरकारों से हैं, और राज्यों की सरकारों से इसलिए हैं क्योंकि इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी है। लेकिन इस केस में, इस पूरे मामले में इंसाफ की बजाय ये पूरा मामला जाति और साथ ही राजनीतिक और वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है।